हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। सीडीपी के इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस श्रृंखला में मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, पिछले 3 लेक्चर में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करते आ रहे हैं। आज एक नई क्लास में मैं नए प्रश्नों के साथ आप सभी का क्लास में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, सभी लोग जुड़ेंगे और वीडियो को सभी साथियों से शेयर करेंगे। जो भी साथी, जो भी भाई बंधु बहन हमारी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या अन्य किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही है, चाहे वह इस स्टेट में यूपी स्टेट में हो, चाहे वह अदर स्टेट में हो, तो उन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को तैयार किया गया है। तो आप सभी साथी स्वयं जुड़ेंगे और वीडियो को सभी साथी तो शेयर करेंगे। और इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा और उस पर जो है ई लर्निंग विद दुर्गेश सर्च करके उस चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा और इस क्लास की पीडीएफ में वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप इसलिए ईजिली से वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त करके फिर से आप जो है अपनी प्रैक्टिस को अगेन कर सकते हैं। फिर से तो क्लास को प्रारंभ करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कथन और कारण की। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके लिए। तो पहला है कथन, बच्चों व बचपन की संकल्पनाएं सार्वभौमिक नहीं हो सकती हैं। बी, इसके लिए तर्क दिया गया है, बच्चे व बचपन की समझ में उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है। भाई बात हो रही है, कथन दिया गया है और कारण है, आपको बताना है दोनों में कोई संबंध है या नहीं है। ए कह रहे ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। बात बिल्कुल सही है। तो देखिए भैया कि ये तो बात सही कह रहे हैं कि बच्चों की संकल्पना जो सार्वभौमिक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वो सब में समान नहीं हो सकती है। सब में जो है जो भी प्रक्रियाएं विकास की या वृद्धि की होती हैं वो सब में समान नहीं, इसलिए अब कोई भी संकल्पना आप बना नहीं सकते, कोई भी सार्वभौमिक नहीं हो सकती। दूसरी, बच्चों व अब इसलिए तर्क क्या है, बच्चों व बचपन की समझ उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी बालक के विकास के सामाजिक विकास में उसके परिवेश की भूमिका न होती। ये बात तो गलत है। तो इसके लिए जो सही जवाब है विकल्प नंबर तीसरा है, ए सही है, आर गलत है। विकल्प नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ए, विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता पर निर्धारित होता है। बी, विकास पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्धारित होता है। सी, विकास दोनों आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की अन्योन्य क्रिया पर आधारित होता है। और सी, 3/4 लक्षण जन्मजात होते हैं, बाकी के पर्यावरण निर्धारित होते हैं। तो देखिए विकल्प नंबर तीसरा इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब है, क्योंकि यही जो विकल्प है वह पूरी तरीके से बच्चों के विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता और वातावरण के जो बीच का जो संबंध है वो पूरी तरीके से प्रभावित करता है। 3rd इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर तीसरा बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, आगे यह भी विकासात्मक कथन और कारण के रूप में दिया गया है। विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र तक की दर्शाती है। उसके लिए तर्क दिया गया है कि बच्चों के विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है तथा वे अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पहुंचते हैं। ये बातें हो रही हैं। तो आपको बताना है कि विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र को दर्शाती है। बात बिल्कुल सही है। तो मतलब ये कथन भी सही है हमारा और इसके लिए कारण भी सही है। जी हाँ, कथन भी सही है और उसकी व्याख्या ही सही है, इसलिए ज़्यादा विकल्प हमको नहीं देखना है। पहला ये हमारा बिल्कुल सही, क्योंकि हमने दोनों कथन यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें को समझ लिया और दोनों भी बातें हमारे लिए सही हैं। कथन ए सही है और आर उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए विकल्प नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। बच्चे किस चरण में प्रस्तावक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं तथा जैसे अगर सभी मनुष्य मछली हैं और कुछ मछली विद्यमान हैं तब क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं। ये किस अवस्था का प्रश्न है, बालक किस अवस्था में रहेगा पियाजे के अनुसार कि इस प्रकार के प्रश्नों को जवाब दे पाएगा। संवेदी पेशी चरण, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 4 विकल्प आपके सामने हैं। आंसर कमेंट करके बताएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो भैया जिस अवस्था में वह इन प्रकार के प्रश्नों का जवाब देने लगता है, जाहिर सी बात है वह है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्योंकि क्या है कि यह क्या है उसके मूर्त सोच से बढ़कर होता है, क्योंकि अब वह अमूर्त थिंकिंग की आप बात कर रहे हैं तो उसके चौथे अवस्था में चला जाता है। विकल्प नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना कौन सी है। ए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बी, बच्चे अपने वातावरण पर सक्रिय रूप से कार्य करके सीखते हैं। सी, बच्चे अलग अलग तरीके से सोचते हैं, उनकी सोच वयस्कों के से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। डी, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ की जन्मजात इच्छा होती है। बच्चों में दुनिया की समझ बनाने की जन्मजात इच्छा होती है। आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, बता रहे हैं कि जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना हो रही है। कौन सा विकल्प यहाँ पर उनके जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना कर रहा है, आपको कमेंट के माध्यम से आंसर करके बताना है। जी हाँ, देखिए जो विकल्प यहाँ पर उनकी आलोचना कर रहा है वो यही है कि संज्ञानात्मक विकास में
भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए ये बात गलत है क्योंकि ये भाषा की बात नहीं करती, विचार को महत्वपूर्ण मानते थे, क्योंकि इनके अनुसार सबसे पहले बालक में विचार आता है, तत्पश्चात भाषा उत्पन्न होती है। तो ये जो है आलोचना कर रहा है, बाकी तीनों जो है ये इनके जो है इन्हीं के जो मतलब इनके जो सिद्धांत हैं उसके पूरक के कार्य कर रहे हैं, उनकी विशेषताएं इनके सिद्धांत की जो नहीं है, जो आलोचना के कार्य कर रहा है वह पहला हाई कर रहा है, क्योंकि ये पहले सर्वप्रथम बालक में विचार की बात करते हैं। इसलिए विकल्प नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वाइगॉत्स्की पद्धति जिसमें शिक्षक और छात्र सीखने में सहयोग करते हैं क्या कहलाता है? खोज अधिगम, पारस्परिक अधिगम, क्रमादेशित अधिगम या प्रतिपादक शिक्षण? आंसर कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। जी हाँ, वाइगॉत्स्की पद्धति जिसमें शिक्षक और छात्र सहयोग के माध्यम से सीखते हैं क्या कहलाता है? आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। भाई बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब शिक्षक और छात्र आपस में सहयोग भावना का प्रयोग करके किसी भी कार्य को सीखते हैं तो वह पारस्परिक शिक्षण के अंतर्गत रखा जाता है। विकल्प नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी छात्र सभी साथियों ने कमेंट किया उन सभी के जवाब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेव वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के अनुसार पाड जिसको हम लोग इंग्लिश में स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं, ठीक है, स्कैफ फोल्डिंग आप इंग्लिश वर्ड ज़्यादा ईजी हो जाएगा, के संदर्भ में दी जाने वाली सहायता की मात्रा व गुणवत्ता बदलाव के लिए बदलाव की आवश्यकता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में प्रभावशाली नहीं है। सी कह रहे हैं के संदर्भ में दी जाने वाली सहायता केवल मात्र बदलाव की आवश्यकता है। के संदर्भ में दी जाने वाली सहायता की केवल गुणवत्ता के प्रकार में बदलाव की आवश्यकता है। बताइए कौन सा पाठ को सही तरीके से परिभाषित कर रहा है? जी हाँ, कह रहे हैं कि लेव वाइगॉत्स्की जिन्होंने इसका फोल्डिंग का सिद्धांत दिया है, मैंने बताया कि बच्चे का वास्तविक स्तर जो है और बच्चे को जो निर्धारित स्तर है मतलब एक्चुअल लेवल से पोटेंशियल लेवल तक प्राप्त करने के बीच में जो उसको सहायता दी जाती है उसको हम लोग पार्ट या स्कैफ फोल्डिंग के नाम से जो है जानते हैं। और इस सिद्धांत को दिया है आपके लेव वाइगॉत्स्की महोदय ने। तो बताना है कि पार्ट के अंतर्गत कौन सा जो है वह बिल्कुल सही है। तो देखिए पार्ट के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा व गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता, मतलब क्या है कि आपको जैसे कंडीशन रहेगी उसी हिसाब से उसके ज्ञान में आपको कम बेसी मतलब किस प्रकार की सहायता किसको आवश्यकता है, कम सहायता चाहिए या ज़्यादा सहायता चाहिए, किस स्तर तक की सहायता चाहिए, इसमें बदलाव और थोड़ा सा विचार की जरूरत होती है। इसलिए विकल्प नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय के व्यक्तिगत विचारों और व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित करता है? आज्ञा और दंड अभिविन्यास में, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास, आधिकारिता और सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास? 4 विकल्प आपके सामने, आंसर कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का सही जवाब है। लॉरेंस कोहलबर्ग के किस चरण के अंतर्गत ऐसी बातें की जाती है जो आपके बिग क्वेश्चन में दिया गया है? तो जी हाँ फ्रेंड, लॉरेंस कोहलबर्ग में जब नैतिक विकास के व्यक्तिगत अधिकारों की जब हम बात करते हैं तो वह हम सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास के अंतर्गत हम सार्वभौमिक व्यक्तिगत अधिकारों के सर्वोपरि अच्छाई और परिणाम पर आधारित बात करते हैं। इसलिए विकल्प नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है हॉबर्ट गार्डनर। जी हाँ, हॉबर्ट गार्डनर जिनको बहुबुद्धि जनक के रूप में जानते हैं, निश्चित तौर से आप याद रखिएगा एक क्वेश्चन जरूर इनसे पूछा जाएगा। हॉबर्ट गार्डनर को बहुबुद्धि का जनक कहा जाता है। इन्होंने कहा है बुद्धिमत्ता एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरा सोच की समालोचना की है। विकल्प नंबर 2 है 12 अलग प्रकार की बुद्धिमत्ताओं को प्रस्तावित किया है। नंबर 3 है सृजनात्मकता का सिद्धांत दिया है। नंबर 4 है बुद्धिमत्ता के एकल संरचनात्मक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्लास में मैं इस पर डिटेल में चर्चा कर चुका हूं। आप सभी लोग यदि प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के प्लेलिस्ट में जाकर आप सीडीपी के सेक्शन को आप सीडीपी प्रैक्टिस सेट से आप जो हमारा सीरीज बना उसमें आप जाकर प्रीवियस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पर इनके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है। तो इसके लिए आंसर कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। हॉबर्ट गार्डनर के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए हॉबर्ट गार्डनर ये कहते हैं कि बुद्धिमत्ता एक स्थिर विशिष्टता को मानने की परंपरा की सोच की समालोचना है। मतलब क्या है कि ये क्या है, व्यक्ति में अलग अलग विशेषताओं के लिए अलग अलग बुद्धि को जिम्मेदार ठहराते हैं। गणितीय संक्रियाओं के लिए गणितीय बुद्धि, संगीत में रुचि के लिए संगीतक बुद्धि, मतलब भाषा अर्जित ज्ञान के लिए भाषाई बुद्धि, ये अलग अलग विशिष्ट ज्ञान के लिए अलग अलग विशिष्ट बुद्धि की बात करते हैं। इसलिए विकल्प नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। और इन्होंने कोई भी निर्धारित ये नहीं बताया था कि व्यक्ति में, उन्होंने निम्नलिखित बुद्धि की बात की, अलग अलग बहुत प्रकार की बुद्धि की बात की है। इसलिए विकल्प नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है NAP 2020 प्रस्तावित करती है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बेहतर ढंग से सीखते हैं। निर्देश की भाषा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा हो, जब विषय वस्तु गैर संदर्भित हो,
जब उन्हें रटकर याद करने के आधार पर रखा जाए, भाई बिल्कुल बिल्कुल रटने वाला जो होता है ये निगेटिव टैग वर्ड, इसको तुरंत आप लोग काट दिया करिए, जैसे मैं काट देता हूँ, निश्चित तौर से आपका एक ऑप्शन कम हो जाएगा। आपको एलिमिनेट मेथड भी मैं बता दे रहा हूँ। और एक रूपी व संरचित पाठचर्या का पालन किया जाए। देखिए सबसे पहला विकल्प इसमें बिल्कुल सटीक दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है, क्योंकि जब हम उनको मातृभाषा में, उनके घर की भाषा में शिक्षा देंगे तो सबसे बेहतर यही होगा उनको अच्छे तरीके से सिखाने के लिए। इसलिए विकल्प नंबर फर्स्ट से बेहतर कोई विकल्प नहीं है और जवाब इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। शिक्षा में समायोजन को बढ़ावा देने की दिशा में कौन सा बाधक है? बाधक को देखना है। समता का सिद्धांत, सहानुभूति का सिद्धांत, अगम्य इमारतें या मध्यवर्तन की प्रतिक्रियाएं। तो भैया समावेशन की बात आप कर रहे हैं, तो जब समावेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इमारतों का कौन सा काम है? तो अगम्य इमारतें इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार से एक लॉजिक टिक लगा के आप आसानी से प्रश्नों का सही जवाब दे पाएंगे। विकल्प नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास समावेशी शिक्षा की विचारधारा के खिलाफ जाता है? अधिगमकर्ता की आवाज़ को महत्व देना, सांस्कृतिक रूप से समावेशी पाठ्यक्रम को लागू करना, नंबर 3 है कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से ही उच्च उम्मीद रखना, और विविधता के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया करना। बताइए प्रश्न, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? जी हाँ, जल्दी से इस प्रश्न के लिए आंसर कमेंट करके बताएंगे। कि देखिए पूछा जा रहा है, थोड़ा प्रश्न एक बार आपको दिखा देते हैं, इसके बाद आंसर बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास समावेशी शिक्षा की विचारधारा के खिलाफ जाता है? तो जो खिलाफ जाता है फ्रेंड वह है आपका कि चुने हुए अधिगमकर्ता से उच्च उम्मीदें रखना, यह बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए विकल्प नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सीधे तौर पर सामाजिक अंतःक्रियाओं की कठिनाई से जुड़ी होती है? आंसर कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सीधे तौर से सामाजिक अंतःक्रिया की कठिनाइयों से जुड़ी हुई है? ए स्वलीनता, बी वाचन वैकल्य, और सी गतिक दिव्यांगता, और डी नेत्रहीन। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? जल्दी से बताएंगे सभी साथी। तो देखिए बताएं, दिव्यांगता सीधे सामाजिक अंतःक्रियाओं से, और सामाजिक अंतःक्रिया की जब बात होती है तो आत्म संबंधित बात होगी। जब आत्म संबंधित बात होगी, स्वयं की बात होगी, तो स्वलीनता ही की विकार से जुड़ी होगी। इसलिए विकल्प नंबर 5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास स्वर्ण बाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? ए सूचना संसाधित करने के लिए अतिरिक्त समय देना, बी घोषणाओं और चलचित्रों के शीर्षक और कथानकों को इस्तेमाल, नंबर 3 है कथा में होठ पढ़ने की स्थिति को बढ़ाना, और शिक्षण के व्याख्यान उपागम पर व्यापक रूप से भरोसा करना। देखिए बाधा की बात हो रही है, इसलिए ध्यान से आप लोग आंसर कमेंट करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए भाई, आप व्याख्यान के उपागम पर व्यापक रूप से भरोसा करना, यह बिल्कुल बाधा का काम करेगी, क्योंकि स्वर्ण बाधित बालकों की बात हो रही है। तो यहाँ पर व्याख्या आप करके क्या करेंगे, क्योंकि बच्चे अल्प स्वर्ण रूप से क्या है, विकृत हैं। इसलिए यहाँ पर जो बिल्कुल अनर्थक मतलब जो बाधा उत्पन्न वाला जो विकल्प है वो विकल्प नंबर डी है। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए? ए स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसर की अनुमति देना, बी स्वनिर्देशित गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना, सी सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित करना, और डी उन्नत पूरक पठन सामग्री का उपयोग करना। बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? जी हाँ, आंसर कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है कि सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित करना। यह बिल्कुल सही बात है। यदि आप प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकता पूरा करना चाहते हैं तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान लक्ष्य का निर्धारित करना होगा। नेक्स्ट है, कथन कांड का एक क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। पढ़ते हैं कथन को कि एक शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम लागू करवाने का अवसर देना चाहती है या देनी चाहिए। नेक्स्ट है, सीखे गए संप्रत्ययों को किन्हीं परिस्थितियों में लागू करने के लिए शिक्षार्थियों को गहरा ज्ञान और दीर्घकालीन हो जाता है। कथन भी है, कारण भी है। ध्यान से कथन पढ़ेंगे, कारण पढ़ेंगे, उसके बाद बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। क्या ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है? क्या ए आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है? ए सही है लेकिन आर गलत है, या ए गलत है और ए आर दोनों गलत है? बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, पहले बात करते हैं, एक शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम लागू करवाने का अवसर देना चाहिए। बात बिल्कुल सही है। सीखे गए संप्रत्ययों का किन्हीं परिस्थितियों में लागू करने के लिए शिक्षार्थियों का गहरा ज्ञान दीर्घकालीन है, ये भी बात सही है। तो मतलब कथन भी सही है और आर इसकी सही व्याख्या करा, तो विकल्प नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच संज्ञानात्मक प्रबोधन कौशल का सुसाध्य करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? त्रुटियों के बिना चर्चा खारिज, विकल्प नंबर फर्स्ट। जो समझ में नहीं आता उसे पहचानना, विकल्प नंबर सेकंड। विकल्प नंबर थर्ड है उत्तरों का सहज अनुमान लगाना, और विकल्प नंबर फोर्थ है आत्म प्रश्नोत्तरी तथा और आत्म परीक्षण के लिए। जी हाँ, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, निश्चित तौर पे आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। जी हाँ, 4 विकल्प आपके सामने, आंसर कमेंट कर बताएंगे प्रश्न का सही जवाब क्या है। जी हाँ, तो ये कह रहे हैं कि किससे बचना चाहिए, तो देखिए त्रुटियों के बिना चर्चा खारिज करना, इससे बचने की बात हो रही है। अगर यही चीज़ आप सुधार कर ला जाते हैं तो आप जो संज्ञानात्मक सुधार कौशल का सुसाध्य करना चाहते हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए विकल्प नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे अगला क्वेश्चन है, अधिगम विफलता अक्सर अधिगम कार्यों में अरुचि से जुड़ी होती है। इसे निम्न में से किसके द्वारा कम किया जा सकता है? ए, कार्य को यथासंभव आसानी से पूरा करने के लिए उन्हें अनुबंधित करना। नंबर सेकंड है विद्यार्थी कार्यों को सीखने की प्रासंगिकता को समझने में मदद करना। नंबर सी है अधिकांश विद्यार्थियों के सीखने के कार्यों को अवबोधगम्य बनाना। नंबर फोर्थ है उनके वास्तविक जीवन में सीखने के कार्यों को प्रयोज्यतः निर्दिष्ट करना। जी हाँ, बताएंगे फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताएंगे। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आंसर कौन बताएगा। कह रहे विफलता की बात हो रही है, विद्यार्थी की विफलता अक्सर अधिगम कार्यों में अरुचि से जुड़ी होती है। इसे निम्न किसके द्वारा कम करने की बात हो रही है फ्रेंड। जब हम विद्यार्थी के कार्यों को सीखने और प्रासंगिकता को समझने में मदद करेंगे तो इस प्रकार की त्रुटियों को हम कम कर सकते हैं। इसलिए विकल्प नंबर सेकंड इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, सीखना प्रभावशाली व प्रासंगिक हो सकता है जब नई विषय वस्तु पिछले ज्ञान से संबंधित न की जाए, विद्यार्थियों द्वारा निष्क्रिय नकल कई बार दोहराई जाए। बात बिल्कुल ये सब देखो अनर्थक विकल्प आ रहे हैं अभी तक। नेक्स्ट है विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, और नंबर फोर्थ है विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं कुछ उत्तेजना का उपयोग करके अनुबंधित की जाए। बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड, जो सही विकल्प है वो आपका विकल्प नंबर तीसरा सही तरीके से सुटेबल विकल्प है, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, इसलिए यही विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? जी हाँ, प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। ए, पाइथागोरस प्रमेय बताइए। बी, भोजन में उपस्थित मुख्य घटकों के नाम लिखिए। सी, साइकिल कैसे चलती है, कैसे चलाई जाती है। नंबर डी, गोदान उपन्यास के लेखक हैं। ये प्रक्रियात्मक मतलब कार्य करके कोई सा ज्ञान आप सीखते हैं, मतलब कौन सा ज्ञान बच्चों को करा सकते हैं, उसका यहाँ पर सही कौन सा उदाहरण हो सकता है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोगों के जवाब में जरूर हाँ बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर सेकंड इज द राइट आंसर कि भोजन में उपस्थित जो भी मुख्य घटक हैं इनका प्रक्रियात्मक ज्ञान कराया जा सकता है, उदाहरण के जरिए इसको समझाया जा सकता है। क्योंकि आप सभी को जानते हैं कि प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, वसा क्या है, तो ये सब चीज़ें अलग अलग तरीके से हम इसमें बता सकते हैं। इसलिए विकल्प नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट से फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? आईपी प्रोटोकॉल, एफटीपी प्रोटोकॉल, टीसीपी प्रोटोकॉल या ईडीपी प्रोटोकॉल। तो भैया एक होस्ट जब दूसरे होस्ट से फाइल ट्रांसफ़र करता है तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेगा। इसलिए विकल्प नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। एफटीपी द राइट आंसर, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जी हाँ ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, MS एक्सेल। जी हाँ, MS एक्सेल किसी फार्मूला इक्वल 16/2 का परिणाम क्या होता है? मतलब ये कोटेशन है कि ये गणितीय तर्क है, इसका परिणाम MS एक्सेल में क्या होगा? 124 लिखा है या 2 लिखा है या 6 लिखा है 512 लिखा है। तो MS एक्सेल में इस डिजिट का प्रयोग करके, इस सिंबल का प्रयोग करके जिस अंक को हम लोग लिखते हैं वह है आपका विकल्प नंबर 2, मतलब इसके 2 के तरीके से इसको लिखा जा सकता है। इसलिए विकल्प नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिकबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि शॉर्टकट की जो होता है वो आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रतिवर्ष परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्स्ट है Ctrl+V, सेकंड है Ctrl+Z, थर्ड है Ctrl+C और फोर्थ है Ctrl+X। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? यहाँ क्लिकबोर्ड से कंटेंट पेस्ट करने की बात हो रही है, तो जब कंटेंट पेस्ट करने की बात होती है तो हम लोग Ctrl+V का प्रयोग करते हैं। विकल्प नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है
इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ए आईपी एड्रेस का, बी कंप्यूटर के नाम का, सी लोकेशन एड्रेस का और डी इंटरनेट एड्रेस का। ये बिल्कुल कॉमन सा प्रश्न है। आई होप सभी साथियों के जवाब इस क्वेश्चन के बिल्कुल सही जवाब होते हैं। किसी भी इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान के लिए हम लोग सबसे पहले उसके आईपी एड्रेस को लोकेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है विकल्प नंबर फर्स्ट। जी हाँ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल के निम्नलिखित किस फीचर का उपयोग उसी रो या कॉलम के बगल में सेट कंटेंट को तुरंत कॉपी या पेस्ट करने के लिए किया जाता है? फॉर्मेट पेंटर, फिल हैंडल, क्लियर फॉर्मेटिंग, ऑटो फॉर्मेटेड। जी हाँ, किस तकनीकी का प्रयोग करके हम लोग रॉ या कॉलम के बगल में उसी कंटेंट को तुरंत कॉपी या पेस्ट करने के लिए करते हैं? जी हाँ, तो विकल्प फिल हैंडल का प्रयोग हम लोग करते हैं इस कार्य के लिए एमएस एक्सेल में। तो विकल्प नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया हुआ अधिगम, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन अधिगम है। यह महत्वपूर्ण डिफिनीशन किसने दी है फ्रेंड? वुडवर्थ ने, गिलफोर्ड ने, या स्किनर ने, या क्रो एंड क्रो ने? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यह महत्वपूर्ण कोटेशन जिन्होंने दिया फ्रेंड उनका नाम है जेपी गिलफोर्ड। जी हाँ, जेपी गिलफोर्ड का यह महत्वपूर्ण कोटेशन है। और वुडवर्थ ने कहा नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को ग्रहण करने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। ये आपके वुडवर्थ का है। आगे सूची ए का सूची बी से मिलान करना है। ब्रुनर का आपको दिया गया है, आशुबेल का है, ग्रेजर है, गार्डनर है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। 4 विकल्प हैं और मतलब 4 आपके समाजशास्त्री हैं, मनोवैज्ञानिक हैं और उनके सिद्धांत के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है, यहाँ पर सही सुमेल करना है। तो बताइए, सही सुमेलित करिए इसको। आंसर आपके सामने 4 विकल्प भी दिए गए हैं। आंसर कमेंट करके बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। देखिए, तो ब्रुनर का जो है, ब्रुनर ने दिया है आपका संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। तो मतलब फर्स्ट इसका 4th वाला सही है। इसको थोड़ा सा ये, जी हाँ, ब्रुनर ने जो दिया है वो संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान दिया है। उसके बाद आशुबेल का जो है वह आपका अग्रिम संगणक शिक्षण प्रतिमान। ग्लेजर ने जिन्होंने दिया है वो दिया है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। और गार्डनर ने दिया है वह साइंटिस्टिक शिक्षण प्रतिमान। इसलिए देखिए, जी हाँ, बिल्कुल इसका सबसेट हो गया है। विकल्प नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। पहले का 4, दूसरे का 3 और तीसरे का फर्स्ट और डी का सेकंड। फर्स्ट वाला विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? तो 7 चरण होते हैं, आप सभी को पता है। तो पहला चरण क्या है? आंकड़ों का संग्रहण, समस्या की पहचान, परिकल्पना परीक्षण या परिकल्पना निर्माण। तो सबसे पहला जो चरण होता है फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग समस्या की पहचान करते हैं कि समस्या वास्तव में है क्या, तब उसके पश्चात हम लोग आगे चरण की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए विकल्प नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है बालकों के अधिगम को सर्वाधिक रूप से बालक का अधिगम सर्वाधिक रूप से प्रभावशाली होगा जब पढ़ने लिखने की गणितीय कुशलताओं पर बल दिया जाएगा, बालकों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास किया जाएगा, शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, और नंबर 4 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालक निष्क्रिय रहेगा। यह प्रभावशाली कब होगा ये बताने आपको, ध्यान से पढ़िएगा। आज तो उसके बाद निष्क्रिय वाला जो विकल्प दिख रहा है वो तो बिल्कुल निगेटिव, उसको काट देंगे तुरंत। बाकी और सारे 3 विकल्प आपको बताना है यहाँ पर। जी हाँ, जल्दी से बताइएगा। ये बात यहाँ पर जो सबसे सही विकल्प दिख रहा है फ्रेंड, वह संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोआलोचक पक्षों का जब हम विकास करेंगे तब वह सर्वाधिक तरीके से उसके अधिगम का विकास होगा। इसलिए विकल्प नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर है, बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? सामान्यीकरण, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण या तैयारी? जी हाँ, स्मृति स्तर या बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है? जो कॉमन सोपान है फ्रेंड वह है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण दोनों स्तर के जो है शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत रखा जाता है। इसलिए विकल्प नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का भी सिद्धांत कहते हैं? रेनफोर्समेंट थियरी का भी नाम से हम उसको जानते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को, सूझ के सिद्धांत को, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को? तो देखिए विकल्प नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि स्किनर द्वारा दिया गया सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, या अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, या आरएस थियरी, इन विभिन्न नामों से जानते हैं। साथ ही साथ एक और नाम है जो महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कठिनाई होता है जो नाम पूछा जाता है वो नैमित्तिक सिद्धांत, ये भी इसको नाम से जानते हैं। विकल्प नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नैमित्तिक वाला काफ़ी बार परीक्षाओं में जो है प्रॉब्लम लेता है फ्रेंड, इसलिए आप उसको याद रखेंगे। नैमित्तिक सिद्धांत से भी उसको जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी अवस्था ब्रुनर के संज्ञानात्मक विकास का अंग नहीं है? अंतःप्रज्ञा अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संज्ञानात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था?
आइकॉनिक, इनएक्टिव, सिम्बॉलिक, 3 अवस्थाएं हैं, मतलब प्रतीकात्मक भी है, क्रियात्मक भी है, संकेतात्मक भी है। जो नहीं है फ्रेंड वह अंतःप्रज्ञा अवस्था सम्मिलित नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मॉरिसन के बौद्ध स्तर के 5 पदों का वर्णन किया गया, वे हैं प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन, आत्मीकरण, वाचन या अभिव्यक्तिकरण। इनका सही क्रम हमको सुटेबल करना है, तो कौन सा क्रम इसका सही है। मॉरिसन ने जो भी मतलब अपने 5 जो शिक्षण प्रतिमान के 5 पद जो वर्णन किया है, उसी का सही क्रम हमको बताना है। 5 पद उनके यहाँ पर उल्लेखित हैं, लेकिन उनका क्रम क्या है, अव्यवस्थित क्रम दिया गया है, व्यवस्थित क्रम में सजाना है, बताना है सही जवाब क्या है। तो देखिए फ्रेंड, इसका जो सही जवाब है, पहले नंबर पर रखते हैं आपके खोज को। तो खोज यहाँ पर विकल्प नंबर सेकंड, तो विकल्प नंबर 3 देखिए यहाँ पर बाकी के 2 ऑप्शन कट गए। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो जिसको रखते हो प्रस्तुतिकरण, तो प्रस्तुतिकरण यहाँ पर ठीक है, प्रस्तुतिकरण अभी तक तो 2 ऑप्शन चल रहे हैं प्रस्तुतिकरण, ठीक है, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड। और तीसरे स्थान पर रखते हैं आपके आत्मीकरण को। आत्मीकरण नंबर 3rd पे है, आत्मीकरण नंबर 3rd पे है, तो आत्मीकरण नंबर 3rd पे देखिए विकल्प नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जी हाँ, सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अनुमूल्यन, अनुप्रयोग, बोध या ज्ञान संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ध्यान से पढ़ के आंसर कमेंट करिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में जल्दबाजी में गलत हो सकता है आपका जवाब। जी हाँ, अनुमूल्यन की बात नहीं होती है, अनुप्रयोग की बात होती है, ज्ञान की बात होती है, बोध की बात होती है, अनुप्रयोग की बात होती है, अनुमूल्यन की कोई भी चर्चा नहीं होती है, इसलिए विकल्प नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम वक्र नहीं है। नतोदर, मिश्रित, लंबवत या उन्नतोदर या उत्तल, कौन सा नहीं है। तो नहीं, बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन फ्रेंड, लंबवत किसी भी प्रकार का वक्र नहीं है। तो ये था फ्रेंड आज का क्लास। जो भी साथी ऑनलाइन नोट्स परचेज करना चाहते हैं, चाहे वह किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपीपी, यूपी ट्रिपल बीडीओ या टीजीटी, पीजीटी, आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो 6306344367 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर आप यदि किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी के ऑनलाइन नोट्स हमारे संस्था से परचेज करते हैं, आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली इस नंबर पे आपको आप टेक्स्ट कर सकते हैं, या तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, या तो आप कॉल कर सकते हैं। आपको नोट्स संबंधित सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। हमारे जो नोट्स है फ्रेंड और टोटली एनसीईआरटी बेस्ड हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर उसको एनालिसिस करने के पश्चात और जो लेटेस्ट सिलेबस का जो पैटर्न है उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। तो निश्चित तौर से आप सभी लोग नोट्स परचेज करिएगा और सभी साथियों को शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय।